आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बातचीत करेंगे कैंसर के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 4 फरवरी हर साल हम इंटरनेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की तरह मनाते हैं। जो मेन एम होता है इस दिन को मनाने का, वो है लोगों के बीच में जागरूकता को फैलाना। ये हम सभी को पता है कि कैंसर जो है वो अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है और पूरी तरीके से अगर ट्रीटमेंट उसका होता है तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा होता है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि काफी बार हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही एडवांस स्टेज में आते हैं। उसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि वो जागरूक नहीं है, वो जागरूक नहीं है, और दूसरा है लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम हर साल कोशिश करते हैं, स्पेशली इस दिन, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके अलग अलग माध्यमों द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा या फिर कैंप्स के द्वारा लोगों को अवेयर कर सके इस बीमारी के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। जो हमारा शरीर है वो कई छोटे छोटे सेल से, मतलब कोशिकाओं से बना हुआ है, और शरीर का हर पार्ट में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं बनती हैं, अपना काम करती हैं और वो फिर नष्ट हो जाती हैं। बट कभी कभी ड्यू टू सम रीजन ये कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं, और जब ये अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं तो वो एक गांठ का रूप ले लेती है। और पहले ये गांठ बढ़ते बढ़ते अपने अगल बगल के टिश्यूज में पेनिट्रेट करने लगता है, और कभी कभी ब्लड या लिम्फ नोड या लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इस तरह से कैंसर जो है वो फैलता है। और कैंसर जो होता है वो कई तरीके का होता है। शरीर में जितने तरह के अंग हैं, जितने तरह के सेल्स हैं, कैंसर उतने तरीके का हो सकता है। अब हम जानते हैं कि कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। कैंसर का कुछ अलग से सिम्टम नहीं होता, सारे सिम्टम्स जेनेरिक होते हैं। जिस अंग का कैंसर है उस तरह का उस अंग के हिसाब से सिम्टम होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की, तो अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो उसको सिम्टम्स आएंगे जैसे कि झटके आना, या बेहोश हो जाना, या आंखों से कम दिखना, या याददाश्त चली जाना, या शरीर में कमजोरी हो जाना। जो किसी भी एक ब्रेन डिसऑर्डर में सिम्टम होते हैं वही सिम्टम होता है। फिर आते हैं हम, अगर मुंह के कैंसर की बात करें तो हो सकता है मुंह में कोई घाव बन गया हो जो कि ठीक नहीं हो रहा हो, या जीभ बाहर निकालने में दिक्कत हो रही हो, या मुंह पूरा खुल ना रहा हो, या गले में कोई गिल्टी आ जाए, या आवाज जो है वो आवाज में परिवर्तन हो जाए, कभी कभी हॉट पोटैटो वॉइस जैसी आवाज आती है वो हो जाए, या आवाज में बदलाव हो जाए। तो ये मुंह के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। फिर आते हैं स्तन कैंसर की तरफ। तो अगर स्तन कैंसर की बात करें तो गांठ होना एक बहुत कॉमन सिम्टम है। लेकिन इस बात से मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर किसी को गांठ हुई तो मतलब वो कैंसर है। यूजुअली 90% केसेस में जो ब्रेस्ट में गांठें होती है वो कैंसरस नहीं होती, वो फाइब्रोएडिनोमा या फाइब्रोएडिनोसिस हो सकता है। बट 5 to 10% में वो कैंसर भी हो सकता है, वही हमें रूल आउट करना पड़ता है। ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा जरूरी नहीं कि ब्रेस्ट में ही गांठ हो, बगली में भी गांठ हो सकता है, एक्जिला में भी गांठ हो सकता है, या कभी कभी उससे खून या द्रव की तरह भी सिक्रीशन हो सकता है। तो ये हो गया ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम। तो जैसे अगर कोलन कैंसर या पेट का कैंसर है तो हो सकता है कि बावल हैबिट में परिवर्तन हो जाए। तो ये ये आपका GI मैलिग्नेंसी का एक कारण, एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करें तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में सबसे बड़ा सिम्टम होता है PV ब्लीडिंग। अगर यंग फीमेल है तो हो सकता है 2 महीने के बीच में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या महीना बंद हो गया उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, जो कि यूजुअली 45-50 ईयर्स के बाद होता है। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है। इसी तरह और सिम्टम्स जैसे कि मुंह से या नाक से या पेशाब के रास्ते से या बच्चेदानी के रास्ते से या लैट्रिन के रास्ते से किसी भी एबनॉर्मल तरीके से खून आना, तो ये सिम्टम हो सकता है कैंसर का। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत कम हो रहा है, अगर आप डेलिबरेटली वेट कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या कोई इन्फेक्शन नहीं है लेकिन तब भी वेट कम हो रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय होता है, और डेफिनेटली आप अपना चेकअप कराएं। ये कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है।
इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है या ब्लड की कमी हो रही है, ब्लड पैरामीटर्स हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, या आपका जो अगर आप ब्लड की जांचें देखें तो उसमें TLC होता है, WBC होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये भी एक तरीके से कैंसर की तरफ इशारा करता है, तो इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कैंसर होने के कारण का। तो हमारे पास जो पेशेंट इस एरिया में आते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है वो है मुंह का कैंसर। तो मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है तंबाकू का सेवन। ये हम सभी को पता है, लेकिन तब भी लोग करते हैं। तो तंबाकू के सेवन से मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमनली होता है। ना केवल मुंह का, खाने की नली का भी कैंसर काफ़ी कॉमनली होता है। इसके अलावा जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, उससे मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, प्लस धूम्रपान ऐसी चीज है जो शरीर में हर जगह कैंसर कॉज कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अल्कोहल इंटेक, मतलब शराब का सेवन, शराब के सेवन से खाने की नली का कैंसर, लिवर का कैंसर और भी होता है। और जो लोग चीज़ों को साथ में करते हैं, मतलब सिगरेट भी पी रहे हैं और शराब भी पी रहे हैं, तो उसमें कैंसर होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और इसके अलावा मोटापा अपने आप में कैंसर होने का एक बड़ा कारण है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, मोटे होने की वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्लस कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उसमें ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है अगर फीमेल्स का वेट बहुत ज़्यादा है। गॉल ब्लैडर कैंसर भी इनडायरेक्टली ओबेसिटी से रिलेटेड होता है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस लेवल, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देती हैं और ये कहीं ना कहीं कैंसर होने में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी एक कॉमन कारण है लंग कैंसर होने का, प्लस जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होते हैं, जो लोग डाई या फिर टार या फिर एनिलिंग की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको ब्लैडर कैंसर होने का रिस्क ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स होते हैं जो कि बहुत कम परसेंटेज में जेनेटिक भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कैंसर हुआ तो वो जेनेटिक होगा, बट हाँ 3 से 5% कैंसर जो होते हैं वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, CA, ओवरी, ये जेनेटिक भी हो सकते हैं। लेकिन हम किसी को लेबल नहीं कर सकते कि अगर इनको ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर है तो ये जेनेटिक ही होगा, उसकी एक अलग जांच होगी। अगर हमें डाउट होता है कि ये जेनेटिक है तो उसमें फिर हम लोग वो टेस्ट कराते हैं। तो ये जो प्लस अगर हमारे खाने में फाइबर की कमी होती है, जैसे जो हमारा इंडियन फूड है दैट इज फाइबर रिच, लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हम प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना और पैकेट में जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ खाना होता है या रेडी टू ईट फूड होता है वो यूज कर रहे हैं, तो वो जो है वो कोलन कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा रहा है, क्योंकि फाइबर की कमी रहती है। फाइबर जब हम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो शरीर की गंदगी अच्छे से बाहर निकलती है, बट अगर हमारे खाने में अगर फाइबर की कमी होती है तो कोलन कैंसर होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैंसर से हम बच कैसे सकते हैं। अगर हमको कारण पता है तो हम उन चीजों को अवॉइड करके हम कैंसर से बच सकते हैं। हम अपने सारे एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। तंबाकू को छोड़ना जरूरी है धूम्रपान को छोड़ना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, अपने वेट को मैनेज करना, अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा कलर्ड चीजों को लेना, नेचुरल, आपके प्लेट में जितना फल लेना है आप सैलेड लीजिए, हरी सब्जियों का सेवन करिए, तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, प्लस कोलन कैंसर की संभावना को भी काफी हद तक कम करेगा। इसके अलावा अगर कोई इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है या फिर कहीं आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ रेडिएशन एक्सपोजर है, तो हर वर्किंग प्लेस पे अपने नियम होते हैं कि किस तरह से एक्सपोजर को कम करना चाहिए, तो उन सारे नियमों का पालन करें ताकि एक्सपोजर कम से कम हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके शरीर में अगर कभी भी किसी भी तरह का सिम्टम आता है, चाहे किसी भी ऑर्गन का कोई सिम्टम है, अपना शरीर सबको पता है, कहीं भी अगर लगे कि कोई गांठ है या कोई दर्द हो रहा है या वजन में कमी आ रही है या कहीं से अगर अनियमित तरीके से खून जा रहा है या शरीर में खून की कमी हो रही है या फिर कमजोरी हो रही है, वेट कम हो रहा है या किसी भी तरह का सिम्टम हो रहा है, तो बहुत जरूरी है कि उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, अपना पूरा चेकअप कराएं, इलाज कराएं। अगर मुंह का प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं कि आप कैंसर के डॉक्टर के पास जाइए, आप डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको दिखाइए। अगर मुंह का प्रॉब्लम होगा, दांत की प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली उस चीज को ठीक करेंगे, बट अगर कैंसर होगा तो वो कैंसर के डॉक्टर के पास भेजिए।
अगर किसी को अनियमित तरीके से बच्चेदानी के मुंह से खून आ रहा है तो हो सकता है कि कोई और चीज हो, कोई इन्फेक्शन हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो उस चीज की जांच करेंगे, उसका जो इलाज है वो करेंगे। अगर कैंसर है तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें, क्योंकि कैंसर किसी भी रूप में, किसी भी सिम्टम के फॉर्म में आ सकता है। अब बात करते हैं निदान का, मतलब डायग्नोसिस। अगर कैंसर का संभावना लगती है या कैंसर का डाउट होता है तो सबसे पहले एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है ये चेक करने के लिए कि कैंसर है या नहीं है, तो किस तरीके का है। इसको हम बायोप्सी कहते हैं। जब हम टुकड़ा लेते हैं तो उसको बायोप्सी कहते हैं, या फिर जब हम निडल से सिर्फ कुछ सेल्स को खींचते हैं तो उसको एफएनएसी कहते हैं। बिना बायोप्सी या बिना एफएनएसी के कोई भी इलाज शुरू नहीं होता है। आम धारणा ये है कि बायोप्सी करने से बीमारी बढ़ जाती है या लोहा लगने से जो कैंसर होता है वो बढ़ जाता है। तो आप प्लीज इस चीज को समझ लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बायोप्सी या एफएनएसी नहीं हुई है तो कैंसर का सही ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, और या कोई ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। सबसे पहले बायोप्सी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पे पूरा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। मुंह का कैंसर, उसका इलाज अलग तरीके से होता है, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज अलग तरीके से होता है, बच्चेदानी के मुंह का अलग तरीके से होता है। तो हर तरह के कैंसर का इलाज अलग है, ठीक है। तो तभी पता चलेगा जब बायोप्सी होती है किस तरह का सेल है, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि लोहा लगने से या बायोप्सी करने से बीमारी कभी बढ़ती नहीं है। होता क्या है कि सपोज आज किसी पेशेंट की बायोप्सी हुई, वो पता चल गया कैंसर है, फिर वो कभी कभी समय वेस्ट हो जाता है। पेशेंट तुरंत इलाज ना शुरू करा के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद इलाज शुरू कराता है, ड्यू टू मेनी रीजंस। काफी बार जिसे हम अपनी भाषा में डॉक्टर शॉपिंग कहते हैं, कभी इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल शॉपिंग किया, कई हॉस्पिटल्स में गए, तो उससे समय जो होता है वो बहुत ज्यादा व्यतीत हो जाता है, बीमारी जो होती है वो बढ़ती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि बायोप्सी की वजह से बीमारी बढ़ी, वो समय वेस्ट होने की वजह से बीमारी बढ़ी। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कैंसर का इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो, क्योंकि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64 बढ़ते हैं, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बिना समय बर्बाद किए इलाज होना चाहिए। अब एक बार बायोप्सी हो गई, कंफर्म हो गया, नेक्स्ट होता है स्टेजिंग। स्टेज से हमें ये पता चलता है कि बीमारी जो है फैली कहाँ है। तो स्टेजिंग के लिए बहुत सारी जांचें होती हैं, डिपेंडिंग ऑन की क्या साइट है, क्या बीमारी है। हम लोग सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं, एमआरआई एडवाइस करते हैं, पेट स्कैन एडवाइस करते हैं, बोन स्कैन एडवाइस करते हैं, डिपेंडिंग की कौन सा साइट है, कौन सा किस तरीके का कैंसर है। क्योंकि स्टेजिंग के बिना पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी फैली कहाँ है। जब स्टेज बन जाता है तो उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, इसमें सर्जरी करनी है या इसमें कीमो देना है या इसमें रेडिएशन करना है या 2 चीजों को मिला के करना है। क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट अब ज्यादातर साइट पे सिंगल मोडालिटी नहीं रह गया है। हर साइट है, कोई भी साइट हो, तो उसमें मल्टी मोडालिटी अप्रोच अपनाया जाता है। मल्टी मोडालिटी का मतलब होता है कि 2 या 3 विधियों का जो उपयोग किया जाता है। कारण इसका ये है कि 2-3 विधियों को उपयोग करने से उसका रिजल्ट काफी अच्छा हो जाता है। अगर हम सपोज करिए कोई बीमारी, उसमें हमको रेडिएशन देना है, अगर हमें सिर्फ रेडिएशन से उसको किल करना होगा तो हमें बहुत ज्यादा डोज ऑफ रेडिएशन देना पड़ जाएगा, जो पेशेंट के हित में नहीं होगा। तो इसके लिए प्लान किया जाता है कि पहले इनकी सर्जरी होगी जिससे बल्क ऑफ ट्यूमर निकल जाएगा, और अगर कुछ माइक्रोस्कोपिक कुछ बचता है तो उसको फिर रेडिएशन से सप्लीमेंट किया जाएगा। अगर चांसेस हैं कि बीमारी शरीर में कहीं और फैल सकती है तो वो सिर्फ रेडिएशन और कीमो से रेडिएशन और सर्जरी से नहीं कंट्रोल होगा, क्योंकि ये दोनों लोकल ट्रीटमेंट है। फिर उसमें कीमोथेरेपी को दिया जाता है। अब इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो बायोप्सी की रिपोर्ट और स्टेजिंग बना के ही एक ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन होता है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि इस हर पेशेंट, क्योंकि अलग होता है, हर बीमारी अलग होती है, तो हर पेशेंट में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए कि पेशेंट का कम से कम साइड इफेक्ट में बेस्ट इलाज हो सके और बेस्ट तरीके का रिजल्ट जो है पेशेंट को मिल सके और बीमारी जड़ से खत्म हो सके। तो ये स्टेप बहुत जरूरी है फॉलो करना, क्योंकि अगर हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो बीमारी कभी 100% कंप्लीट खत्म नहीं हो सकती। तो बहुत जरूरी है एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। ट्रीटमेंट खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट क्या होता है, फॉलो अप।
काफी बार पेशेंट जो होते हैं वो ट्रीटमेंट करा के नहीं आते हैं, फिर आते हैं 4 साल या 5 साल बाद, या नहीं भी आते हैं। तो ट्रीटमेंट के बाद फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। फॉलोअप का मतलब होता है कि जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं वो आपको एक निर्धारित समय देंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद का समय देंगे। शुरू में 1-2 महीने का गैप होता है, उसके बाद फिर 4-4 महीने और उसके बाद साल भर का गैप होता है। तो वो इसलिए किया जाता है कि अगर कोई ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई टॉक्सिसिटी है तो उसको कैसे मैनेज करना है, या फिर अगर आप एडवांस स्टेज में आपका ट्रीटमेंट हुआ है तो कुछ परसेंटेज चांस होते हैं कि हो सकता है बीमारी वापस आए, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एडवांस स्टेज वाले पेशेंट की बीमारी वापस आएगी। सपोज करिए हमने 100 पेशेंट्स को ट्रीट किया तो हो सकता है उसमें 5 से 10 या 20% पेशेंट ऐसे हो जिनकी बीमारी वापस आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता होता कि 100 पेशेंट में किन 20 पेशेंट या 10 पेशेंट की बीमारी वापस आएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इलाज के बाद जैसे जैसे आपके डॉक्टर्स बोले वैसे वैसे आप फॉलोअप पे आए और डॉक्टर को दिखाएं। अगर इनकेस बीमारी वापस भी आती है तो बहुत ही अर्ली स्टेज में हमें पता चल जाए ताकि इजीली उसका ट्रीटमेंट हो जाए और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के एडवाइस को माने, क्योंकि वो आपके हित की ही बात करे। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ये बहुत ही मेटिकुलस होता है, बहुत ही सिस्टमेटिक होता है, और यूजुअली एडवाइजेबल ये होता है कि एक मोडालिटी से जब दूसरी मोडालिटी है, जैसे अगर ऑपरेशन हुआ है उसके बाद अगर रेडिएशन की जरूरत है तो वो विद इन टाइम होना चाहिए, वो 4 से 6 हफ्ते में शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 महीने बाद करा रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर रेडिएशन के बाद कीमोथेरेपी शुरू करना है या सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी शुरू करना है तो 4 हफ्ते 5 हफ्ते में शुरू हो जाना चाहिए, या जब भी डॉक्टर बोले डिपेंडिंग कौन सा डिजीज है तो वो उस निर्धारित टाइम में शुरू हो जाना चाहिए। 6 महीने बाद शुरू कराने से कोई फायदा नहीं होता। तो जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है बहुत सिक्वेंशियल होता है। तो यूजुअली एडवाइजेबल ये होता है कि बिना समय व्यतीत करे आप उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जितना टाइम बोला गया उतने टाइम में खत्म करें। 6 महीने का ट्रीटमेंट 6 महीने में खत्म होना चाहिए, ना कि 1.5 साल 2 साल, तभी रिजल्ट अच्छा होता है। और मैं अंत में ये बोलना चाहूंगी, हम सभी ने पिछले साल कोविड पेंडेमिक को झेला है और अभी कोविड जो है अब केसेस कम दिख रहे हैं, बट कैंसर पेशेंट के लिए ये साल जो है बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि जो पेशेंट बहुत दूर दूर ट्रीटमेंट कराने जाते थे उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। ट्रांसपोर्ट का दिक्कत था, फॉलोअप पे नहीं जा पाए, लेकिन हम सभी कैंसर के डॉक्टर्स ने हर सेंटर पे ये पूरी कोशिश की है। इवन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था कि कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया। जिस भी सेंटर पे ट्रीटमेंट हो रहा था, चाहे वो लॉकडाउन हो, 100% लॉकडाउन हो, फेज 1 में लॉकडाउन हो, जहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चलती थी, बट कैंसर के पेशेंट को गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दी थी कि कैंसर के पेशेंट को कोई नहीं रोकेगा। तो जिसके कारण पिछले साल भी लॉकडाउन और पूरे पैंडेमिक के दौरान भी कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चलता रहा। तो इस चीज के लिए सारे पेशेंट्स के लिए को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखा और अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा, जिसके कारण हम बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर पाए। अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी कि कैंसर जो है बहुत ही भयानक बीमारी है। अगर हम लेट स्टेज में उसको डिटेक्ट करते हैं तो बहुत जरूरी है कि पेशेंट का डिटेक्शन बहुत अर्ली हो। और अगर मैं एपेक्स हॉस्पिटल की बात करूं तो एपेक्स हॉस्पिटल में वो सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, वो सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट, कैंसर के डायग्नोसिस, कैंसर के ट्रीटमेंट में योगदान देते हैं। हम बात करें अगर सर्जरी की तो हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन की जो लेटेस्ट मशीन है लीनियर एक्सीलरेटर वो है। इसके अलावा अगर आप बहुत एडवांस जाएं जैसे कि पेट सीटी स्कैन, बोन स्कैन कराना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा एपेक्स हॉस्पिटल में है। इसके अलावा जो सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स है, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कैंसर से पीड़ित हो। अगर 60 साल के बुजुर्ग अगर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो हो सकता है उनको कार्डियक इशू भी हो सकता है रीनल इशू भी हो। तो हमारे पास कार्डियक डिपार्टमेंट, नेफ्रो डिपार्टमेंट, न्यूरो डिपार्टमेंट, ऑर्थो, मेडिसिन, डेंटल, गायनी या कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी जांच जो भी कैंसर में जरूरत होती है वो एक ही कैंपस में है। इससे फायदा ये होता है कि पेशेंट का जो समय है वो बहुत बच जाता है और एक्सपेंसेस भी कम आते हैं। इसके अलावा मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमने अभी कैंसर का अलग से डेडिकेटेड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है, जिसमें कैंसर सर्जरी या कीमोथेरेपी या रेडिएशन की वजह से जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं उस साइड इफेक्ट्स को रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो डील करता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेस्ट सर्जरी हुई तो हाथ में कभी कभी सूजन हो जाता है, जरूरी नहीं कि तुरंत हो, लेकिन कभी कभी 5 साल 6 साल बाद भी हो सकता है। तो हमारा रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट उनको पहले से ट्रेन करता है, सर्जरी से पहले से ही ट्रेन करता है कि क्या क्या वो इंटरवेंशंस लें, किस तरह से एक्सरसाइजेस करें, किस चीजों को अवॉइड करें कि हाथ में सूजन ना हो। इसी तरह जो मुंह का कैंसर में जो रेडिएशन होता है तो छाले आते हैं, ठीक है, तो रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट स्पीच एंड स्वॉल्विंग एक्सरसाइजेस सिखाता है, जिससे कि पेशेंट रेडिएशन के दौरान भी उनको कम से कम छाले आते हैं और वो आराम से स्वॉलो कर लेते हैं या खाना निकल लेते हैं। तो उससे जो है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर जाती है। अभी हमने जो हमारा डायग्नोस्टिक्स सेंटर है, एपेक्स डायग्नोस्टिक सेंटर, उसमें जो सीटी स्कैन है वो अपने आप में सबसे एडवांस सीटी स्कैन है। जो एमआरआई है वो सबसे ज्यादा एडवांस एमआरआई है पूरे पूर्वांचल में। तो एपेक्स हॉस्पिटल की शुरू से कोशिश रही है कि पेशेंट्स को जो चीजें पहले दिल्ली, बॉम्बे या मेट्रोज में मिलती थी, उन चीजों को जब यहाँ पे कोई सोचता भी नहीं था, उन चीजों को यहाँ पे एस्टैब्लिश करना। पिछले 10 साल से कैंसर ट्रीटमेंट और पिछले 13 साल से न्यूक्लियर मेडिसिन, जिसमें कि बोन स्कैन और पेट स्कैन की जांचें आती हैं, को हम रन कर रहे हैं और यहाँ के पेशेंट को सेवाएं दे रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझें, क्योंकि आपके एफर्ट्स के बिना हम कैंसर पेशेंट्स तक पहुंच नहीं सकते हैं, आपके एफर्ट्स के बिना उनको फायदा नहीं मिल सकता है। तो बहुत जरूरी है कि सिम्टम्स को पहचाने, लक्षणों को पहचाने और अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट को मोटो को समझते हुए हम पेशेंट्स को अप्रोच करें और उनको लाभ दें। धन्यवाद।